सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत फिर से आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पेनक्रियाज, उसके पर्टिकुलर पार्ट, एक्जोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन क्या होता है, और साथ में पेनक्रियाज से निकलने वाले जूस के बारे में पढ़ा दिया था। पेनक्रिएटिक जूस में तीनों तरह के एंजाइम पाए जाते हैं: एमाइलोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और लाइपोलाइटिक एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन सी पीएच पर काम करते हैं, कैसे एक्टिवेट होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, ये सारा का सारा अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डील कर लिया था। पेनक्रियाज का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। एक लास्ट पॉइंट बचा है कि जैसे जैसे अपन ऑर्गन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे लास्ट पॉइंट अपना होना चाहिए कि उन पर्टिकुलर ऑर्गन के फंक्शन को भी पढ़ लिया जाए। जैसे स्टोमक अपन ने पढ़ा तो स्टोमक के फंक्शन पढ़ लिए। अब चूंकि पेनक्रियाज कंप्लीट हुआ है तो यहां अपन पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। यहां पर अपन डील करते हैं फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। तो बता दो आप क्या क्या फंक्शन करता है पेनक्रियाज। फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज बताएं, माइंड में आ रहा होगा कि क्या काम करता है पेनक्रियाज। तो देखें, आंसर है पहला फंक्शन पेनक्रियाज का होता है एंडोक्राइनल फंक्शन, जिसको अपन बिल्कुल भी यहां पर डील नहीं करेंगे। सारे के सारे हार्मोन, उनका रेगुलेशन और उनके फंक्शन एंडोक्राइनोलॉजी के पार्ट। तो यहां केवल अपन एक लाइन ऐड कर दी अपन ने, फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज में एंडोक्राइनल फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये एंडोक्राइनोलॉजी में डील करने वाला पार्ट है। नंबर 2 पर बात की जाए, नंबर 2 पर अपन बात करें, क्या पेनक्रियाज से किसी तरह का डाइजेस्टिव फंक्शन भी परफॉर्म होता है। तो लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से पढ़ लिया था और यह भी आपको आभास करा दिया था कि सैलाइवा, गैस्ट्रिक जूस और पेनक्रिएटिक जूस में से कौन ज्यादा कीमती है। तीनों में से कौन ज्यादा कीमती है, तो आंसर आपके द्वारा मिल गया था कि कौन ज्यादा कीमती है। क्रम या प्रायोरिटी अपन ने बनाई थी, तो नंबर 1 पर पेनक्रियाज को रखेंगे अपन, क्योंकि इससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों सब्सटेंस का डाइजेशन होता है। तो यहां पर अपन बोलें दूसरा फंक्शन होता है इसका डाइजेस्टिव फंक्शन, जो एक्जोक्राइनल पार्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किस किस का डाइजेशन होता है इसके द्वारा। पेनक्रियाज कौन से फूड कंपोनेंट का डाइजेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, आपका आंसर है यस। क्या प्रोटीन का डाइजेशन होगा, तो भी आंसर है यस। क्या फैट का डाइजेशन होगा, यस। वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तो इससे पहले भी हो चुका था, परंतु फैट का डाइजेशन अपन ने पहली बार देखा है। तो पेनक्रियाज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो दीज आर द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। क्या इसके अलावा और कोई फंक्शन आपके माइंड में आ रहा है। इन दो कामों के अलावा क्या पेनक्रियाज का कोई और फंक्शन भी होता है। तो देखें, एक बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पेनक्रियाज का। क्या फंक्शन होता है। एक व्यवहारिक ज्ञान की बात यदि मैं आपसे कहूं, या नॉर्मली कहा जाता है कि ज्यादा स्पाइसी फूड या तला भुना आपको नहीं खाना चाहिए। अगर मैं आपसे इस बात को कहूं कि बहुत ज्यादा तला भुना यदि आपके द्वारा खाया जाएगा तो जीआईटी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा। यदि आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे तो जीआईटी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा। ऑप्शन है केवल स्टोमक, ऑप्शन बी पेनक्रियाज,
ऑप्शन सी लीवर एंड गॉल ब्लेडर, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। ज्यादा स्पाइसी की बात कर रहा हूं मैं, हाई फैट की बात नहीं कर रहा। बहुत ज्यादा स्पाइसी आप खाएंगे तो कौन से ऑर्गन को ज्यादा काम करना पड़ेगा? ऑप्शन है पेनक्रियाज को या लीवर को, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। अपन सिंपली बात कर रहे हैं स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने से कौन से ऑर्गन में समस्या है? तो इस क्वेश्चन को सुनकर पहला आंसर अपने दिमाग में आता है कि सर स्टोमक में है, और बात भी सही है। ज्यादा स्पाइसी फूड आप खाएंगे, ज्यादा HCl का सीक्रेशन होगा तो स्टोमक को नुकसान होगा, परंतु इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ देम। ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। कैसे है ऑल ऑफ देम, इस बात को समझें आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद स्टोमक में 2 से 3 घंटे यह खाना रहता है। स्टोमक में इसके अंदर खाने को अपन बोले बोलस, बोलस के साथ गैस्ट्रिक जूस को मिक्स कर दिया जाता है और स्टोमक में यह एक हाईली एसिडिक मीडियम बन जाता है। हाईली एसिडिक मीडियम बन जाता है। हाईली एसिडिक मीडियम का मतलब है इसकी पीएच होती है 1 से 3। अच्छा, 1 से 3 पीएच होने के बावजूद यह स्टोमक को नुकसान नहीं पहुंचाता जी? बिल्कुल नहीं पहुंचाता। स्टोमक में तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, स्टोमक के अंदर तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। बोला जाए तो स्टोमक के ऊपर लेयर होती है म्यूसिन की और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, तो स्टोमक को तो नुकसान नहीं होगा। परंतु ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है यह केवल स्टोमक में होती है, स्टोमक के अलावा पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होती। तो जब स्टोमक में फूड का पाचन हो चुका होगा और यह फूड जब आगे की तरफ रन करेगा, या मैं बोलूं कि यह काइम जब यहां आएगा, अगर मान के चलो इसकी पीएच है 3, एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं, इसकी पीएच है 3। जैसे ही यह ड्यूडिनम में आएगा, यहां पर पाई जाने वाली ग्लैंड कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन के मॉलिक्यूल सीक्रेट करेंगी। कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन जो हैं वह लीवर और गॉल ब्लेडर से तो बाइल का सीक्रेशन करा देंगे और पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन करा देंगे। यहां से जो बाइल आएगा वह एल्केलाइन मीडियम होगा और यहां से जो पेनक्रिएटिक जूस आएगा वो भी एल्केलाइन मीडियम होगा। इसको सीक्रेट होने में 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा और जैसे ही हाईली एसिडिक काइम इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है तुरंत इसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। अगर इसका न्यूट्रलाइजेशन होने में 10-20 मिनट का समय व्यर्थ हो जाए, या 10-20 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 2-3 मिनट का समय भी खर्च हो जाए, तो यह हाईली एसिडिक काइम इस लेयर को डैमेज कर देगा। बोले तो ड्यूडिनल अल्सर पैदा हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही एसिडिक काइम यहां पर आता है उसी के अनुपात में पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस और लीवर और गॉल ब्लेडर से बाइल का सीक्रेशन होता है। लीवर और गॉल ब्लेडर से कितना बाइल आने वाला है, पेनक्रियाज से कितना पेनक्रिएटिक जूस आने वाला है, इसका काफी हद तक निर्धारण इस बात से भी होता है कि जो काइम आया है वह कितना एसिडिक है। जो काइम आया है वह कितना एसिडिक है। अब इसको वापस से एग्जाम्पल से समझो आप। मान के चलो इसकी पीएच है 3 पीएच है, तो यहां पर सीक्रेट हुए 30 मॉलिक्यूल तो कोलिसिस्टोकाइनिन के और 30 मॉलिक्यूल सीक्रेटिन के। 30 मॉलिक्यूल कोलिसिस्टोकाइनिन के और 30 मॉलिक्यूल सीक्रेटिन के। यदि इसकी पीएच है 3, उसके एवज में 500 ml तो बाइल आया और 500 ml पेनक्रिएटिक जूस आया।
500 ml तो बाइल आया और 500 ml पेनक्रिएटिक जूस आया। बट यदि यह हाईली एसिडिक हो जाए, हाईली एसिडिक का मतलब यदि इसकी पीएच 1 हो जाए तो इनका सीक्रेशन भी 3 गुना हो जाएगा। इसकी पीएच कम हो रही है, जितना ज्यादा एसिडिक होगा काइम उतनी ही ज्यादा इसकी ग्लैंड स्टिमुलेट होंगी ड्यूडिनम की, और उतनी ही ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होगा कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन। मान के चलो ये 3 पीएच वाला है, अगर इसकी पीएच 1 होती है तो इनका सीक्रेशन डबल हो गया, 60 मॉलिक्यूल इसके और 60 मॉलिक्यूल इसके। और जब इनके 60-60 मॉलिक्यूल हैं तो सोचो ये 500 की जगह 1000 ml और ये भी 1000 ml। इसकी पीएच 3 से 1 कब होगी? जब आप ज्यादा स्पाइसी खाओगे। आपने बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाया, सबसे पहला नुकसान कि भैया स्टोमक को हुआ। यस, स्टोमक को हुआ, नो डाउट, ज्यादा एचसीएल निकला। पर क्या लीवर और पेनक्रियाज ने अपना काम दुगना नहीं कर दिया? लीवर और पेनक्रियाज से जो जूस 500 ml सीक्रेट हो रहा था, क्या वो डबल नहीं हो गया, 1000 ml हो गया? तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाएंगे तो क्या केवल स्टोमक को नुकसान होगा या जीआईटी के सारे ऑर्गन को नुकसान होगा? तो आंसर है सारे ऑर्गन को नुकसान होगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्पाइसी खाओगे उतना ज्यादा एचसीएल बनेगा, जितना ज्यादा एचसीएल बनेगा काइम उतना ही एसिडिक होगा, जितना ज्यादा एसिडिक होगा और वो इंटेस्टाइन में आएगा उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करने का साधन क्या है अपने पास? बाइल और पेनक्रिएटिक जूस। तो ये ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होंगे। इसका मतलब है ज्यादा स्पाइसी खाके आपने स्टोमक से तो ज्यादा काम कराया ही कराया, साथ में आपने लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज से भी ज्यादा काम कराया। इसलिए ध्यान रखने वाली बात, देखो ये व्यवहारिक बात है, नॉर्मल तौर पर अपन को ऐसा महसूस होता है कि ज्यादा तला हुआ या ज्यादा स्पाइसी मैं खाऊंगा तो केवल एसिडिटी की समस्या होगी। नहीं, आप इस तरह का खाना खाते हैं तो आपके लीवर को भी डबल काम करना पड़ता है, आपके पेनक्रियाज को भी डबल काम करना पड़ता है, इंटेस्टाइन को भी डबल काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो इस तरह की कवरिंग है ये केवल और केवल स्टोमक में है, स्टोमक के अलावा कहीं नहीं है। अगर स्टोमक के अलावा कहीं भी कवरिंग नहीं है तो कहीं भी एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए। अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो अंदर वाली म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। इसलिए अपन मान सकते हैं पेनक्रिएटिक जूस यहां पर आकर डाइजेशन का काम कर रहा है। बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, तीनों का डाइजेशन कर रहा है। बट जितना जरूरी डाइजेशन है उतना, उससे ज्यादा जरूरी है इस काइम का न्यूट्रलाइजेशन। जितना जरूरी है डाइजेशन उससे ज्यादा जरूरी है काइम का न्यूट्रलाइजेशन। अगर काइम न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो यह एसिडिक मीडियम ड्यूडिनम या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को डैमेज कर देगा। इज दैट क्लियर? इसलिए देखो, स्टोमक में कोई समस्या है, स्टोमक में कोई समस्या है तो इंसान को अपन दवाई देते हैं पीपीआई और H2 ब्लॉकर। पीपीआई और H2 ब्लॉकर ये दवाइयां देते हैं। क्या फायदा होता है इनसे? फायदा यह है जी कि HCl का सीक्रेशन कम हो जाता है। आप कभी भी देख लेना, गॉल ब्लैडर में स्टोन, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन, लीवर का इन्फ्लामेशन, पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन, पेनक्रिएटाइटिस, कोलीलिथियासिस, कोलिसिस्टाइटिस, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, ये सारी बीमारियां लीवर, गॉल ब्लैडर की और पेनक्रियाज की हैं। इन सारी बीमारियों में भी ये दवाई मैंडेटरी, सारी बीमारियों में भी 100% ये दवाई देनी पड़ेगी। दिमाग अब क्या आंसर देगा कि ये दवाइयां तो स्टोमक को दी जानी चाहिए थी, परंतु ये बीमार हैं तो इन दवाइयों का क्या औचित्य है? तो शायद आंसर मिल रहा है, अगर ये बीमार हैं तो इनसे रेस्ट कराओ। ये रेस्ट करने का पर्पज होगा, इनसे जूस कम सीक्रेट कराओ।
अच्छा, जूस किस अनुपात में सीक्रेट होता है? जितना एसिडिक काइम होता है। अगर आप ये दवाई देंगे तो काइम की एसिडिटी कम होगी, और जब काइम कम एसिडिक होगा तो इनसे सीक्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये दवाइयां केवल स्टोमक की बीमारी में देंगे, नहीं, इन दवाइयों को आप लीवर की बीमारी में भी, गॉल ब्लैडर की बीमारी में भी और पेनक्रियाज की बीमारी में भी दोगे। तो यहां पर मैं आपसे पूछ रहा था कि पेनक्रियाज का इसके अलावा कोई और भी काम है क्या? पहला काम हो गया एंडोक्राइनल फंक्शन, दूसरा काम हो गया डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, और इससे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट काम हो गया न्यूट्रलाइजेशन। किसका न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है ये? काइम की एसिडिटी का। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके द्वारा परफॉर्म होता है, उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिडिटी ऑफ काइम। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिडिटी ऑफ काइम। अब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आप ज्यादा स्पाइसी खाओगे तो कौन से ऑर्गन पर प्रभाव पड़ेगा? स्टोमक पर, पेनक्रियाज पर, लीवर पर, और चौथा ऑल ऑफ देम। अब आप समझ गए होंगे आंसर ऑल ऑफ देम होगा। आंसर होगा ऑल ऑफ देम। उसका सीधा सा जर्नल सा कारण समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा एसिडिक होगा काइम उतना ज्यादा सीक्रेट होगा पेनक्रिएटिक जूस और बाइल। यहीं से एक कंसेप्ट आपको बता दूं, आगे आने वाले टाइम में जब अपन पेनक्रिएटाइटिस पढ़ेंगे, पेनक्रिएटाइटिस इस तरह की बीमारी होती है जहां पर पेनक्रियाज का ऑटो डाइजेशन होने लग जाता है, खुद इसका एंजाइम इसका डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मरीज अपने पास आता है जब पेनक्रिएटाइटिस का, पहली एडवाइज अपनी होती है द पेशेंट शुड बी केप्ट एनबीएम। मरीज को एनबीएम रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? यदि आप इसको एक गिलास पानी भी पिलाएंगे तो एचसीएल निकलना तो तय, एचसीएल निकलेगा तो एचसीएल आगे जाएगा, एचसीएल आगे जाएगा तो पेनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट होना पड़ेगा। बताओ क्या इस गंभीर हालत में इससे आप पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट कराना चाहोगे? नहीं। पहली सावधानी, द पेशेंट शुड बी केप्ट एनबीएम। पेनक्रिएटाइटिस की बात कर रहा हूं मैं। नंबर 2, मरीज को भर्ती करके और रायल्स ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं और रायल्स ट्यूब से लगातार सक्शनिंग करते हैं, रायल्स ट्यूब से लगातार सक्शनिंग करते हैं। मरीज को भर्ती कर दिया, एक तो एनबीएम रख रहे हो, ऊपर से पेट में जो कुछ है उसको निकाल भी रहे हो, लगातार सक्शनिंग करते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। क्या फायदा है सक्शनिंग का? 2-4 ml HCl सीक्रेट भी हो रहा होगा तो उसको भी बाहर निकाल दो। क्यों बाहर निकाल दो? 2-4 ml HCl आगे जाएगा तो वापस से पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन कराएगा जो घातक होगा, क्योंकि इसका ऑटो डाइजेशन चल रहा है। तो अगली प्रिकॉशन मानी जाती है इंसर्ट द रायल्स ट्यूब एंड कंटिन्यू सक्शनिंग हैज बीन मेड। इंसर्ट द रायल्स ट्यूब एंड कंटिन्यू सक्शनिंग हैज बीन मेड। आया हुआ क्वेश्चन यह है कि पेनक्रिएटाइटिस वाले मरीज में रायल्स ट्यूब डालकर सक्शनिंग करने का क्या पर्पज है? डिक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ लीवर, डिक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमक, डिक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, डिक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ पेनक्रियाज। अब यहां गलती की गुंजाइश की, रायल्स ट्यूब डाल रहे हैं तो स्टोमक में डाल रहे होंगे तो स्टोमक के स्टिमुलेशन को कम करना है। नहीं, स्टिमुलेशन कम करना है आपको पेनक्रियाज का। जब इसमें से एसिड को निकाल दोगे तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं और यहां से एसिड आगे नहीं जाएगा, तो बताओ पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन कैसे होगा? तो यहां पर रायल्स ट्यूब डालकर सक्शनिंग करने का पर्पज होता है कि आप पेनक्रियाज के स्टिमुलेशन को कम कर रहे हो कि एसिड की एक बूंद भी अपन को स्टोमक में नहीं छोड़नी है।
एक बूंद भी स्टोमक में होगी तो आगे जाएगी और पेन क्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा। तीसरा, मरीज को भर्ती करते ही दी जाने वाली दवाइयां PPI-H2 ब्लॉकर। ये क्यों दे रहे हो स्टोमक वाली दवाई? अरे भैया एसिड को बंद कराना है, एसिड सीक्रेशन बंद होगा तो पेन क्रियाज के स्टिमुलेशन स्वतः ही कम हो जाएंगे। मरीज को 100% NBM रख रहे हैं, फिर भी यदि कोई दवाई देनी पड़े और आपने रायल्स ट्यूब नहीं डाली हुई है तो दी जाने वाली दवाई होती है एंटासिड। ये दे सकते हो। मरीज भले से NBM है, यदि उसको दवाई देनी है तो कौन सी दवाई दे सकते हो? आंसर है एंटासिड। क्या काम करेगी एंटासिड? ये आपको भली बाती समझ में आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो यह इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया पेन क्रिएटिक जूस और बाइल का कि यह डाइजेशन तो करते ही करते हैं, साथ में न्यूट्रलाइजेशन का भी काम करते हैं। किसका न्यूट्रलाइजेशन? काइम का। कैसा मीडियम है काइम? हाईली एसिडिक। अगर ये इंटेस्टाइन को टच करे और 2-4 मिनट तक टच करे तो बताओ डैमेज हो जाएगी? तो पूरी इंटेस्टाइन में कहीं भी एसिडिक मीडियम नहीं होता, सारे जूस एल्केलाइन होते हैं, क्योंकि जो इंटेस्टाइन है उसमें कहीं भी पर्टिकुलर म्यूसिन की लेयर नहीं होती, कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती। यह प्रोटेक्टिव लेयर केवल और केवल स्टोमक में पाई जाती। तो यहां पर आपको समझा दिया, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बातें भी हो गई। फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, एंडोक्राइनल फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन which is responsible for the digestion of carbohydrate, protein and fat, और इन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिडिटी ऑफ काइम। इज दैट क्लियर? तो ये तीनों ऑर्गन, स्टोमक, सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज कंप्लीट हो गए, और ऑर्गन के साथ साथ इनसे निकलने वाले जूस को भी अपन ने पढ़ लिया। अब ये जूस किसके अंडर कंट्रोल से सीक्रेट होते हैं, किस किस का रोल होता है? क्या इन जूस के सीक्रेशन में नर्वस सिस्टम का रोल होता है, या हार्मोन का रोल होता है, या फिर दोनों का रोल होता है? तो अभी तक 3 जूस पढ़े हैं अपन, 3 जूस पढ़े हैं अपन ने। नंबर 1 सलाइवा, नंबर 2 गैस्ट्रिक जूस, नंबर 3 पेनक्रिएटिक जूस। तो तीनों का रेगुलेशन किस तरीके से होता है वो अपन को पढ़ना है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। अपना टॉपिक है रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, और रिफ्लेक्स रेगुलेशन में सबसे पहले अपन पढ़ना चाहेंगे सलाइवा। सबसे पहले अपन पढ़ना चाहेंगे सलाइवा, क्योंकि तीनों तरह के जूस अपन ने पढ़ लिए। तो यहां सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ सलाइवा। किस तरीके से रेगुलेट होता है, कब कब सलाइवा का सीक्रेशन अपने द्वारा या अपनी ओरल कैविटी में होता। तीनों जूस का पढ़ेंगे, पहले अपन सलाइवा का पढ़ लेते हैं। तो आप ही से पूछता हूं, बताओ भैया कब कब सलाइवा सीक्रेट होगा? कब कब सलाइवा सीक्रेट होगा? पहला आंसर आपकी तरफ से मिल रहा है कि सर कुछ भी खाएंगे तो होगा, कोई भी चीज को खाएंगे तो होगा। Anything else which has been put down into the mouth stimulate the salivary secretion। कोई भी चीज आप माउथ में रखेंगे तो सलाइवा का सीक्रेशन होगा, 100% होगा। ये रिफ्लेक्स अपने जीवन में कब आया? जन्मजात था या बाद में आया? यह रिफ्लेक्स अपने जीवन में कब आया? जन्मजात था या बाद में आया? तो देखो गौर करो, 6 महीने का बच्चा प्लास्टिक की चीज है, रबर की चीज है, उसको माउथ में रखता है तो क्या सलाइवा सीक्रेट होता है? आंसर है यस। इसका मतलब है जन्मजात रिफ्लेक्स है, जन्मजात रिफ्लेक्स है। किसी भी चीज को माउथ में पुट डाउन करोगे तो आपकी ओरल कैविटी की सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट होंगी और सलाइवा का सीक्रेशन होगा। यह इनबॉर्न रिफ्लेक्स होता है। अच्छा, क्या केवल किसी चीज को माउथ में रखें तभी सलाइवा का सीक्रेशन होगा, या और किसी कारण से भी हो सकता है?
सोचो कई बार फूड को देखकर हो जाता है कि अपन को कहीं जा रहे हैं या शादी में अपन जा रहे हैं और वहां पर फूड के ढक्कन खुलने का इंतजार हो रहा है, तो कई बार टाइम होता है और फूड की स्मेल अपन को आती रहती है, तो अपन हिंदी में बोलते हैं कि मुंह में पानी आ रहा है भैया जल्दी करो, कंट्रोल नहीं हो रहा, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, सलाइवा का सीक्रेशन हो रहा है, केवल स्मेल आ रही है। या फिर अपना दोस्त अगले दिन अपन को बताए कि यार कल तो उस शादी में गया था, पूछ मत कैसा खाना था, अरे भैया ये था वो था वो था। फिर गुस्से में अपन बोलते हैं कि बस चुप रहे, खा लिया ना तूने, अब बस बखान मत कर, मुंह में पानी आ गया, बात को सुनकर ही मुंह में पानी आ गया, सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। या फिर अपन फूड को देख रहे हैं, जो चीज आपको पसंद है वो कोई दूसरा खा रहा है, शाम को आप 7 बजे घूम रहे हैं और आपकी पसंद की चीज कोई दूसरा खा रहा है, बताओ मुंह में पानी आता है? इसका जनरल सा मीनिंग क्या है कि फूड को देखकर, फूड के बारे में सोचकर, फूड के बारे में सुनकर भी सलाइवा का सीक्रेशन होता है। इज दैट क्लियर? अब ये जो रिफ्लेक्स है, ये जो रिफ्लेक्स है, क्या ये आपके अंदर जन्मजात मौजूद था? आपके घर में सब्जी बन रही है, किचन में सब्जी बन रही है, आप कमरे में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्मेल आपको प्राप्त हो रही है, बताओ मन कर जाता है कि चलो खाना ही खा लिया जाए। अगर वो 6 महीने का बच्चा लेटा हुआ हो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ये आपने बाद में सीखा, बाद में सीखा बोले तो 8, 10, 15 साल के हुए तब जाकर आपने लाइक डिसलाइक बनाई, ऐसा थोड़ी है जन्मजात आपके अंदर आया था, नहीं। और इसमें भी तभी सीक्रेट होगा जब आपके पसंद का होगा। मान के चलो कोई खाना आपको पसंद नहीं है और सामने कोई इंसान उस खाने को खा रहा है, बताओ उस दौरान सलाइवा सीक्रेशन छोड़ो, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आएगा? सलाइवा सीक्रेशन छोड़ो, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आएगा, तो आपके पसंद का खाना ही सलाइवा को सीक्रेट कराएगा। तो क्या यह जन्मजात बात है या एक्सपीरियंस से आपने इसको सीखा? तो आंसर है एक्सपीरियंस से सीखा, आंसर है एक्सपीरियंस से आपके द्वारा इसको सीखा गया। यह एक लर्निंग थ्योरी भी होती है जिस पर पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था, पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस पर भी डील कर लें तो यह सीक्रेशन की मैकेनिज्म आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। लर्निंग की पर्टिकुलर थ्योरी, एक्सपेरिमेंट पावलोव के द्वारा किए गए। इन्होंने एक डॉग के स्टोमक में एक ट्यूब डाल दी और उस ट्यूब का एक सिरा बाहर निकाल दिया। डॉग के स्टोमक में एक ट्यूब डाल दी और उस ट्यूब का एक सिरा बाहर निकाल दिया। ये डॉग को सिखाना चाह रहे थे, लर्निंग कराना चाह रहे थे, तो इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये किया कि डेली डॉग को एक जगह बांध दिया, 10:30 बजे इन्होंने बेल बजाई, 10:30 बजे इन्होंने बेल बजाई और 11 बजे डॉग के सामने फूड परोस दिया, उसने फूड खा लिया। एक दिन ऐसा चला, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक ऐसा ही करे। 15 दिन तक का फिक्स शेड्यूल, 10-10:30 बजे बेल बजाना, 11 बजे डॉग को खाना परोसना। 15 दिन के बाद 16वें दिन इन्होंने ऐसा किया कि 10:30 बजे बेल तो बजाई बट उसको 11 बजे खाना नहीं परोसा। स्टोमक में ट्यूब डली हुई है। एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि 11 बजते ही डॉग के स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन स्टार्ट हो गया। यानी डॉग को यह आभास हो गया कि बेल बजने के आधे घंटे बाद खाना आ जाएगा, तो डॉग इस बात को सीख गया। वो बेल की आवाज का मतलब खाने का सिग्नल कि आधे घंटे बाद मुझे खाना दे दिया जाएगा। इसी तरीके से अपन ने लाइक डिसलाइक डेवलप की और ये डेवलप करने के बाद अपन सीख गए अच्छा खाना जो अपन को पसंद है उसकी कोई बात करता है तो अपने अंदर सलाइवा का सीक्रेशन होने लग जाता है। उसको अपन देखते हैं तो सलाइवा का सीक्रेशन होने लग जाता है। तो मीनिंग यह है कि अपने अंदर 2 तरह के रिफ्लेक्स मौजूद हैं। सलाइवरी सीक्रेशन किस तरीके से हो रहा है,
एक तो हो रहा है बिना कोई कंडीशन अपने सामने रखे, बिना कोई कंडीशन अपने सामने रखे हुए सलाइवा का सीक्रेशन हो रहा है। इस रिफ्लेक्स को नाम देते हैं अपन अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स को नाम देते हैं अपन अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। कोई भी कंडीशन अपने सामने नहीं रखी हुई है, सीधा सा मीनिंग है फूड इज इन माउथ। फूड इज इन माउथ यानी फूड माउथ में आ गया है और माउथ में आते ही सलाइवा का सीक्रेशन होगा। कैसे होगा सलाइवा का सीक्रेशन, इसको भी समझे। ये ओरल कैविटी है, ये फूड है जिसको आपने लिया। ये फूड जब यहां गया तो देखें यहां पर पर्टिकुलर न्यूरॉन हैं दो तरह के। एक तो है सेंसरी न्यूरॉन जो ब्रेन में सिग्नल लेकर जा रहे हैं, दूसरे हैं मोटार न्यूरॉन जो सलाइवरी ग्लैंड को सिग्नल दे रहे हैं। मोटार न्यूरॉन जो सलाइवरी ग्लैंड को सिग्नल दे रहे हैं। अब गौर से समझें, ये वाला पार्ट तो है फूड, ये फूड अंदर गया, ये फूड यहां जाकर इसने इन सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट किया। देखो ये सेंसरी नर्व स्टिमुलेट हुई, ये ब्रेन में पहुंची, ब्रेन को बताया कि भैया फूड आ चुका है। ब्रेन ने यहां से मोटार न्यूरॉन जो कि वेगस के फाइबर हैं उनको स्टिमुलेट किया और इन मोटार न्यूरॉन से यह पर्टिकुलर सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट होंगी। इससे सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट होंगी जिसकी वजह से सलाइवा का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी चीज चाहे वो खाने वाली हो, प्लास्टिक हो, रबर हो, नहीं खाने वाली हो, किसी भी चीज को माउथ में रखा जाएगा तो 100% सलाइवा का सीक्रेशन होगा। कोई कंडीशन नहीं रखी अपन ने। इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स को नाम देते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स को नाम देते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स में अपन बात करें, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स में अपन बात करें तो बात कर सकते हैं कि जैसे ही फूड माउथ में आएगा सलाइवरी सीक्रेशन होने लग जाएंगे। सलाइवरी सीक्रेशन अकर, सलाइवरी सीक्रेशन अकर। क्या यह रिफ्लेक्स जन्मजात होता है? यस। क्या यह रिफ्लेक्स जन्मजात होता है? यस। तो यहां अपन बोलेंगे इट इज एन इनबॉर्न रिफ्लेक्स। इट इज एन इनबॉर्न रिफ्लेक्स। यह जन्मजात रिफ्लेक्स होता है। बच्चा पैदा होने के बाद उसके अंदर यह रिफ्लेक्स मौजूद होता है तो यह पहले तरह का रिफ्लेक्स हो गया अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। इस अनकंडीशनल रिफ्लेक्स का रेगुलेशन हार्मोन से हो रहा है या नर्वस सिस्टम से? आंसर है नर्वस सिस्टम से हो रहा है। सोचो मैंने फूड का टुकड़ा या चपाती का टुकड़ा माउथ में डाला, माउथ में जो सेंसरी नर्व एंडिंग है वो स्टिमुलेट हुई, वहां से पर्टिकुलर संदेश गया मेरे ब्रेन को और ब्रेन को बताया कि फूड माउथ में आ चुका है। ब्रेन से मोटार न्यूरॉन से वापस सिग्नल मिले मेरी सलाइवरी ग्लैंड को और सलाइवरी ग्लैंड के स्टिमुलेट होने से सलाइवा का सीक्रेशन स्टार्ट हो गया। तो यह रिफ्लेक्स में सिग्नल भी न्यूरॉन से पहुंच रहे हैं और वापस भी न्यूरॉन से आ रहे हैं। तो यहां पर हार्मोन का कोई लेना देना नहीं है। तो यह किस अंडर कंट्रोल में काम करता है? आंसर है नर्वस कंट्रोल। यह वर्क करेगा अंडर नर्वस कंट्रोल। यह वर्क करेगा अंडर नर्वस कंट्रोल। नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में वर्कआउट करेगा। दैट इज द अनकंडीशनल रिफ्लेक्स जो दुनिया में पैदा होने वाले हर एक इंसान में जन्मजात होता है। कुछ ऐसे रिफ्लेक्स भी होते हैं जहां पर खाना नहीं आता, खाने को देखकर कंडीशन रख दी, खाने के बारे में सुनकर, खाने के बारे में विचार लेकर और अच्छे खाने की स्मेल लेकर भी सलाइवा का सीक्रेशन होता है।
इसका मतलब है फूड अभी खाना आपने स्टार्ट नहीं किया है, अभी फूड माउथ के अंदर नहीं गया है, कुछ कंडीशंस की वजह से सलाइवा का सीक्रेशन हो रहा है। इसको अपन नाम देते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स। इसको नाम दिया जाएगा कंडीशनल रिफ्लेक्स। किस तरीके से काम करता है कंडीशनल रिफ्लेक्स? जैसे अभी पावलोव का प्रयोग मैंने आपको बताया कि बेल तो बजाई पर खाना नहीं दिया, ऐसे ही स्मेल तो आ रही है, बस थोड़ी देर में अपन खाना खाने वाले हैं। या अपन बात करें कि फूड अपन को दिख रहा है, अपन थोड़ी देर में खाना खाने वाले, तो ये अपन ने बाद में सीखा। तो यहां पर अपन बात करेंगे फूड क्या माउथ के अंदर है? नहीं, फूड इज नॉट इन माउथ, फूड इज नॉट इन माउथ, फिर भी सलाइवा का सीक्रेशन होता है। देखो कैसे होता है। ये सलाइवरी ग्लैंड हो गई, ये सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाले मोटार न्यूरॉन हो गए। ये मोटार न्यूरॉन से रिफ्लेक्स इनमें आएगा। फूड आपके सामने रखा हुआ है, फूड आपके सामने रखा हुआ है और आप इसकी स्मेल ले रहे हैं। फूड आपके सामने रखा हुआ है, आप इसकी स्मेल ले रहे हैं। स्मेल इस तरह की मिल रही है जो आपको पसंद है। बताओ, ओल फैक्ट्री पाथवे के द्वारा, ओल फैक्ट्री पाथवे के द्वारा सिग्नल मिले कहां? ब्रेन को। ब्रेन को बताया कि फूड वो जो पसंद है उसकी स्मेल आ रही है। यहां से वापस मोटार न्यूरॉन, ये तो हो गया सेंसरी, मोटार न्यूरॉन ने सिग्नल भेजे और सलाइवरी ग्लैंड का स्टिमुलेशन हुआ और सलाइवा का सीक्रेशन हुआ। स्मेल से हो रहा है। किससे हो रहा है सलाइवा का सीक्रेशन? स्मेल से। पॉइंट नंबर 2, स्मेल नहीं ले रहे, आप फूड को देख रहे हो। आपके सामने फूड है, आप फूड को देख रहे हो। सोचो, फूड को देख रहे हो, आपकी पसंद का फूड है। विजुअल पाथवे के द्वारा या ऑप्टिक पाथवे के द्वारा, विजुअल पाथवे के द्वारा या ऑप्टिक पाथवे के द्वारा सिग्नल फिर से ब्रेन में गए कि भैया अच्छा खाना सामने रखा है, और ब्रेन ने यहां मोटार न्यूरॉन के द्वारा वापस से सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और सलाइवा का सीक्रेशन हुआ। यहां पर खाने को देखने से सीक्रेशन हो रहा है, फूड को देखने से सीक्रेशन हो रहा है। इसके अलावा दोस्त बढ़ाई कर रहा है कि कल मैं शादी में गया था, क्या बताऊं क्या खाना था। अरे भैया सबसे पहले तो ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। अपन दुखी हो गए, अपन ने चुप करा दिया। सुन रहे हो आप? हियरिंग सेंसेशन के द्वारा, इसका मतलब है ऑडिटरी पाथवे के द्वारा सिग्नल गए, ब्रेन को मिले, ब्रेन को बताया कि अच्छी बातें हो रही हैं अच्छे वाले फूड की। ब्रेन ने फिर से मोटार न्यूरॉन को एक्टिवेट किया, सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट हुई और सलाइवा का सीक्रेशन हुआ। ये सारी चीजें खाने की स्मेल लेने पर, खाने के बारे में सुनने पर, खाने को देखने से, जो खाना आपको पसंद है उसको देखने से सलाइवा का सीक्रेशन होगा। क्या यह जन्मजात आपके अंदर मौजूद था? नहीं। अब अच्छा लगता है आपको। अभी तो पसंद नापसंद बनी है कि ये सब्जी मुझे अच्छी लगती है, ये अच्छी नहीं लगती, ये वाला फूड या स्नैक्स मुझे अच्छा लगता है, तो जो अच्छा लगता है उसी को देख के सीक्रेशन होगा। तो यहां अपन बात करें, ये आपने बाद में सीखा, तो यहां आपके माउथ के अंदर फूड नहीं है, अपन ने कंडीशन रख दी, अपन ने कंडीशन रख दी है। तो यहां अपन बोलेंगे फूड इज नॉट इन माउथ बट सलाइवरी सीक्रेशन अकर, बट सलाइवरी सीक्रेशन अकर, सलाइवरी सीक्रेशन अकर बाई सीइंग द फूड, खाने को देखकर, हियरिंग अबाउट फूड, खाने के बारे में सुनकर, एंड स्मॉल अबाउट स्मेल, टेकिंग द स्मेल अबाउट फूड,
वह फूड जो अच्छा लगता है उसकी स्मेल से, उसके बारे में सुनकर या उसको देखकर सलाइवा का सीक्रेशन होता है। इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स को क्या आप इनबॉर्न रिफ्लेक्स में काउंट करना चाहेंगे? क्या यह इनबॉर्न रिफ्लेक्स है? नहीं। तो यहां अपन बोलना चाहेंगे इट इज नॉट एन इनबॉर्न रिफ्लेक्स। इट इज नॉट एन इनबॉर्न रिफ्लेक्स। इट इज लर्न बाय एक्सपीरियंस। इट इज लर्न बाय एक्सपीरियंस। इसको एक्सपीरियंस के द्वारा सीखा जाता है। इज दैट क्लियर? दैट इज द रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ सलाइवा। मेरे हिसाब से टोटली आपको समझ में आ गया। यहां भी ये लाइन लिखनी पड़ेगी अपन को कि जो कंडीशनल रिफ्लेक्स होता है यह किसके अंडर कंट्रोल में होता है। तो यहां अपन बोलना चाहेंगे इट इज ऑल्सो द अंडर नर्वस कंट्रोल। यानी आपके मेरे ओरल कैविटी में जितना भी सलाइवा का सीक्रेशन होगा वो सारा का सारा नर्वस कंट्रोल में होगा। वो सारा का सारा नर्वस कंट्रोल में होगा, चाहे कंडीशनल रिफ्लेक्स हो और चाहे वो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स हो। इज दैट क्लियर? तो ये टोटली आपको समझ में आ गया। यहां से पढ़ रहे हैं अपन रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का दो तरीके से सीक्रेशन होता है। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स जो जन्मजात मौजूद होता है किसी भी चीज को, चाहे वो खाने वाली हो या खाने वाली नहीं हो। whenever a person put anything into the mouth then the salivary secretion occur due to the nervous system या under nervous control. it is an inborn reflex. एक 2 महीने के बच्चे में भी यह रिफ्लेक्स पाया जाएगा। कौन सा रिफ्लेक्स? अनकंडीशनल। फूड सीधा माउथ में है और दूसरा होता है जो अपन धीरे धीरे सीखते हैं, दैट इज द कंडीशनल रिफ्लेक्स। फूड माउथ में नहीं है फिर भी सलाइवा का सीक्रेशन हो रहा है नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से, खाने को देखकर, खाने के बारे में सुनकर या खाने की स्मेल से सीक्रेशन हो रहा है। यह इनबॉर्न रिफ्लेक्स नहीं होता, इसको अपन अनुभव के द्वारा सीखते हैं। तो सलाइवा का सीक्रेशन पूरी तरीके से नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। अब अपन आगे बढ़ें, दूसरे जूस के सीक्रेशन के बारे में डील करें। तो दूसरा जूस जो मैंने आपको पढ़ा दिया इट इज द गैस्ट्रिक जूस। यहां अपन बोलेंगे रिफ्लेक्स रेगुलेशन, रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन किस तरीके से होता है? तो देखें, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन के लिए 3 फेज होते हैं। गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन के लिए 3 फेज होते हैं। समझ लें आप इनको किस तरीके से। ये वो भैया हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, किस तरीके से सीक्रेशन होगा। तीन फेज में सीक्रेशन होता है या इनहिबिट होता है। ये ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, इट इज स्टोमक एंड इट इज इंटेस्टाइन। सबसे पहला पॉइंट, ये देखें इन भैया के सामने, इन भैया के सामने आपने ये थाली रख दी, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, बूंदी वाला रायता, साथ में चपाती विद बटर, आइसक्रीम भी रखी हुई है और गुलाब जामुन भी है। ये थाली इनके सामने रखी हुई है। अब मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं, अभी इनको खाने की अनुमति नहीं दे रहे, भले से इनको भूख लग रही, 10 मिनट तक रखेंगे,
जैसे पुराने जमाने में होता था, आजकल तो नहीं होता। नीचे बिठाकर जब अपन खाना खाते थे, सबको धीरे धीरे करके परोसा जाता था। फिर एक सिद्धांत सा होता था कि सारे लोग एक साथ शुरू करते थे, तो उसमें 10-20% बड़े बेचैन होते थे कि भैया कब करोगे, कर दो चालू, यहां तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो मीनिंग वही है कि अपन ने सामने रखा है बट खाने की अनुमति नहीं दे रहे। यह भैया फूड को देख रहे हैं, फूड को देख रहे हैं, मलाई कोफ्ते और कढ़ाई पनीर को ज्यादा अच्छे से देख रहे हैं। तो केवल देखने से क्या गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होगा? पहला पॉइंट। स्मेल ले रहे हैं, क्या स्मेल लेने से गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होगा? नेक्स्ट, 10 मिनट बाद अपन ने इनको खाने के लिए अलाउ कर दिया। अब ये फूड इनके माउथ में आ गया, ये फूड इनके माउथ में आ गया। अपन डिस्कस इस पे कर रहे हैं, क्या गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होगा? फिर फूड इन्होंने 15 मिनट में खा लिया और सारा फूड स्टोमक में आ गया। क्या गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होगा? तो यहां तो आंसर है यस सर होगा, 100% होगा। उसके बाद फूड यहां से निकलकर इंटेस्टाइन में आ गया, तो भी क्या गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होगा? तो भी क्या गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होगा? तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर है यस, हर कंडीशन में होगा। सोचो कैसे? ये भैया फूड को देख रहे हैं, सीइंग कर रहे हैं। फूड को देखने से विजुअल पाथवे के द्वारा ब्रेन में सिग्नल गए, विजुअल पाथवे ने सिग्नल भेजे सलाइवरी ग्लैंड को, सलाइवा का स्टिमुलेशन हुआ, साथ में मोटार जो न्यूरॉन है वो सिग्नल यहां भी तो लाए होंगे। जब सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को भी करेंगे। एक्सटेंसिक पाथवे पढ़ाया अपन ने। अब चूंकि सलाइवा का अपन को मालूम चल जाता है, गैस्ट्रिक जूस का नहीं चलता, तो फूड को देखकर भी सीक्रेशन होगा गैस्ट्रिक जूस का, नंबर 1। नंबर 2 अपन बात करें, फूड की स्मेल लेने पर भी सीक्रेशन होगा। फूड को देखकर फूड की स्मेल लेने से सीक्रेशन होगा। फिर फूड को खाया जा रहा है, ये फूड इनकी ओरल कैविटी में आ गया। सोचो, यहां से सेंसरी न्यूरॉन इंपल्स को ब्रेन तक ले गए और ले जाने के बाद बताया कि फूड माउथ में है। फिर से यहां से मोटार न्यूरॉन के द्वारा स्टिमुलस स्टोमक को मिलेंगे, फिर से गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होगा। तो इस कंडीशन में गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होगा। इस पर्टिकुलर फेज को अपन नाम देंगे सिफेलिक फेज। इस पर्टिकुलर फेज को अपन नाम देंगे सिफेलिक फेज। यह पूरी तरीके से नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। यह पूरी तरीके से नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। गौर करने वाली बात यह है, इसमें भी 2 तरह के रिफ्लेक्स देख लो आप। इसमें भी 2 तरह के रिफ्लेक्स देख लो। एक तो फूड सामने रखा हुआ था, अपन ने खिलाया नहीं था, 10 मिनट तक सामने रखा, फूड को देखकर स्मेल से सीक्रेशन हुआ, फिर फूड माउथ में गया तो सीक्रेशन हुआ, यानी 2 बार सीक्रेशन हुआ। तो यहां दोनों तरह के रिफ्लेक्स काम कर रहे हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स भी और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स भी। तो ये तो पहला फेज हो गया गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन का। कम ऑन टू द नंबर 2। उसके बाद फूड स्टोमक में गया और स्टोमक में 2 घंटे तक बंद हो गया। क्या गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होगा? यस। जब स्टोमक में फूड है तो इस पर्टिकुलर फेज को नाम देते हैं अपन गैस्ट्रिक फेज। इसको नाम देते हैं गैस्ट्रिक फेज। देखो, गैस्ट्रिक फेज का मतलब है, गैस्ट्रिक फेज का मतलब है फूड कहां पर पहुंच गया? स्टोमक में। अब गैस्ट्रिक जूस का मैक्सिमम सीक्रेशन होगा। अब मैक्सिमम सीक्रेशन होगा गैस्ट्रिक जूस का। कैसे होगा उसको डील करेंगे अपन। तीसरा फेज, अब फूड स्टोमक को छोड़कर इंटेस्टाइन में चला गया। तो फूड का स्टोमक को छोड़कर इंटेस्टाइन में पहुंच जाना, इसको नाम देते हैं अपन इंटेस्टाइनल फेज। क्या नाम देते हैं? इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज में भी गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है।
बड़े आश्चर्य की बात है कि जब भैया खाना ही आगे बढ़ गया तो किस बात का सीक्रेशन बट होता है, थोड़ा बहुत ना के बराबर सीक्रेशन होता है, थोड़ी देर तो शुरू में, और फिर सीक्रेशन बंद हो जाता है। थोड़ी देर तो सीक्रेशन बढ़ेगा, उसके तुरंत बाद सीक्रेशन बंद हो जाएगा। तो अपन इस तरीके से इसको बात करें, टोटल 1000 ml सीक्रेट हो रहा है, टोटल गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन है 1000 ml। इस 1000 ml में से 50 ml तो फूड को देखकर हो गया, 50 ml का सीक्रेशन फूड जब माउथ में था तो हो गया, फूड को देखकर सीक्रेशन हुआ, फूड माउथ में था तो सीक्रेशन हुआ। उसके अलावा कम से कम 800 ml का सीक्रेशन जब होगा जब फूड स्टोमक के अंदर आ जाएगा, और बाकी 100 ml का सीक्रेशन तब होगा जब इंटेस्टाइन में फूड आ जाएगा। तो टोटल देखो 1000 ml, 100 ml का सीक्रेशन तो सिफेलिक फेज में हुआ, 800 ml का सीक्रेशन गैस्ट्रिक फेज में हुआ मैक्सिमम, और 100 ml का सीक्रेशन इंटेस्टाइनल फेज में भी हुआ। इज दैट क्लियर? कैसे सीक्रेशन होता है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये जो तीनों फेज हैं ये किसके अंडर कंट्रोल में, नर्वस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल या दोनों? नर्वस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल या दोनों, इन पर क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन, गैस्ट्रिक जूस का मैक्सिमम सीक्रेशन कौन से फेज में होगा, गैस्ट्रिक जूस का मैक्सिमम सीक्रेशन कौन से फेज में होगा? आंसर है गैस्ट्रिक फेज में होगा। इज दैट क्लियर? अब इन तीनों फेज को समझा जाए। गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन पढ़ रहे हैं अपन। गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन का पहला फेज जिसका नाम है सिफेलिक फेज, सिफेलिक फेज। फूड को देखने से, फूड की स्मेल लेने से क्या गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होगा? यस होगा। इस रिफ्लेक्स को क्या नाम दे दें अपन? कंडीशनल रिफ्लेक्स। फूड जैसे ही माउथ में जाएगा क्या सीक्रेशन होगा? यस होगा। क्या नाम दे दें इसको? अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। इसको नाम देंगे अपन अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। थोड़ा बहुत होगा, 50-50 ml होगा, 100 ml तो होगा। अब यहां बात करें अपन जो सिफेलिक फेज है, इसमें जो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन हो रहा है वह पूरी तरीके से नर्वस कंट्रोल में हो रहा है। यह पूरी तरीके से नर्वस कंट्रोल में काम कर रहा है। तो सिफेलिक फेज में गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होना किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन है ए अंडर नर्वस कंट्रोल, ऑप्शन बी अंडर हार्मोनल कंट्रोल, ऑप्शन सी दोनों। तो आंसर देना है आपको अंडर नर्वस कंट्रोल। ये पहला फेज हो गया। अब फूड आपने खा लिया और फूड पहुंच गया कहां? स्टोमक में। स्टोमक में फूड का पहुंचना, इसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक फेज। इसका नाम है गैस्ट्रिक फेज। इस पर बात करें आप। ये स्टोमक में पहुंचा, स्टोमक में फूड बंद हो गया। सबसे पहले ये माने आप स्टोमक में ये फूड है, स्टोमक में ये फूड है। देखो सीक्रेशन की मैकेनिज्म, यहां पर है जी सेल। जब फूड इनको स्टिमुलेट करेगा तो इनसे निकलेगा गैस्ट्रीन हार्मोन। क्या निकलेगा? गैस्ट्रीन हार्मोन। हार्मोन है तो सीधा ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाएगा तो फिर से गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, सीक्रेशन होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फूड यहां पर आया, आने के बाद यहां सेंसरी न्यूरॉन है, इनको टच करेगा। यहां से इंपल्स जाएंगे ब्रेन को, बताया जाएगा कि खाना स्टोमक में आ चुका है। वहां से वापस से मोटार न्यूरॉन इंपल्स लेकर आएंगे, वापस से मोटार न्यूरॉन इंपल्स लेकर आएंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होंगी और फिर सीक्रेशन होगा।
फाइबर ब्रेन में जा रहे हैं और ब्रेन से आ रहे हैं। ध्यान हो तो नर्व सप्लाई में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके डिस्कस किया था अपन ने। कौन सा पाथवे? आंसर है एक्सट्रिंसिक पाथवे। कौन सा पाथवे? आंसर है एक्सट्रिंसिक पाथवे। अगला पॉइंट, ध्यान हो तो अंदर वाली लेयर म्यूकोसा, इसके बाद होती है सब म्यूकोसा, और विशेष तौर से ध्यान हो तो इंट्रिंसिक नर्व पाथवे, मीजनर नर्व प्लेक्सेज और माइंट्रिक। माइंट्रिक होते हैं मसल में, मीजनर एंटेरिक नर्वस सिस्टम माइंड में आ रहा होगा टोटली, उसमें जो मीजनर प्लेक्सेज हैं वो स्टिमुलेट होंगे और स्टिमुलेट होके फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, फिर से सीक्रेशन होगा। तो सीक्रेशन होने का तीसरा कारण इंट्रिंसिक पाथवे। यानी अभी अभी अपन ने डील किया कि गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन सर्वाधिक कौन से फेज में होता है? गैस्ट्रिक फेज में। क्यों होगा सर्वाधिक सीक्रेशन गैस्ट्रिक फेज में? 3 कारणों से होगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे की वजह से होगा, इंट्रिंसिक पाथवे की वजह से होगा, और साथ में गैस्ट्रीन हार्मोन की वजह से भी होगा। जब फूड के पार्टिकल टच करेंगे तो अल्टीमेटली गैस्ट्रीन रिलीज होगा जी सेल से, और वह गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करके गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कराएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां अपन डील कर सकते हैं, क्या लिख रहे हैं अपन? गैस्ट्रिक फेज। क्या मतलब है गैस्ट्रिक फेज का? अपन बोलेंगे फूड इज इन स्टोमक। फूड इज इन स्टोमक, फूड स्टोमक के अंदर है। मैक्सिमम फूड इज इन स्टोमक, मैक्सिमम गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन अकर। मैक्सिमम गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन अकर। मैक्सिमम सीक्रेशन होगा गैस्ट्रिक जूस का। किसकी वजह से होगा? आंसर है एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे। एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे। दूसरा इंट्रिंसिक नर्व पाथवे। तीसरा गैस्ट्रीन हार्मोन की वजह से होगा। अब आपसे पूछा जाए कि गैस्ट्रिक जूस का मैक्सिमम सीक्रेशन कौन से फेज में होगा? आंसर है गैस्ट्रिक फेज में होगा। गैस्ट्रिक फेज किसके अंडर कंट्रोल में है? नर्वस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल या दोनों? नर्वस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल या दोनों? तो आंसर है दोनों। अंडर नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। अंडर नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। इज दैट क्लियर? दूसरा फेज हो गया गैस्ट्रिक फेज। तीसरा और लास्ट फेज, जहां पर फूड स्टोमक को छोड़कर इंटेस्टाइन में आ गया, इस फेज को नाम देंगे अपन इंटेस्टाइनल फेज। इस फेज को नाम देंगे अपन इंटेस्टाइनल फेज। देखिए, इंटेस्टाइनल फेज का मीनिंग ये समझें, जैसे ही फूड स्टोमक को छोड़कर इंटेस्टाइन में आता है तो गैस्ट्रिक जूस का काम खत्म। इसका मतलब है अब गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन बंद हो जाना चाहिए। परंतु जैसे ही फूड इसको लीव करता है तो देखा गया शुरुआती 10 मिनट एकदम से सीक्रेशन होता है। क्यों वो सीक्रेशन होता है उस पर चर्चा करें। जैसे ही फूड स्टोमक को लीव करके यहां आएगा, यहां भी होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में जी सेल। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में होती हैं जी सेल जो सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रीन हार्मोन। यह गैस्ट्रीन हार्मोन है तो ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाकर वापस से स्टोमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो गैस्ट्रीन की वजह से शुरुआत में जैसे ही फूड इसको छोड़ता है इसका सीक्रेशन बढ़ता है, बट फर्स्ट पार्ट में है जी सेल। तो फूड जैसे ही ये खाली हुआ, जैसे ही ये खाली हुआ, यहां पर कुछ और ग्लैंड होती हैं जो सीक्रेट करती हैं कोलिसिस्टोकाइनिन।
साथ में सीक्रेट करती हैं सीक्रेटीन, साथ में सीक्रेट करती हैं GIP, बोले तो गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये भी ट्रांसपोर्ट होके स्टोमक में जाते हैं और वहां जाकर गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट करते हैं कि बहुत हो चुका, आखिर कब तक सीक्रेट करोगे, खाना तो आगे जा चुका, तुम्हारा काम खत्म हो चुका, अब सीक्रेशन को बंद कर दो। अब सीक्रेशन को बंद कर दो तो शुरुआत में 10-15 मिनट तो सीक्रेशन होगा, किसकी वजह से होगा, गैस्ट्रीन हार्मोन की वजह से, और उसके बाद सीक्रेशन बंद हो जाएगा। सीक्रेशन बंद होने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होंगे, कोलिसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटीन और GIP। अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये इसको इनहिबिट करने वाले सब्सटेंस है। और इंटेस्टाइनल फेज का मतलब है खाना जब स्टोमक को लीव करके इंटेस्टाइन में पहुंच जाए तो सीक्रेशन बंद हो जाना चाहिए, परंतु नहीं होता। शुरुआत में सीक्रेशन बढ़ता है और उसके बढ़ने का कारण मैंने आपको बता दिया। कौन सा हार्मोन है, आंसर है गैस्ट्रीन हार्मोन, आंसर है गैस्ट्रीन हार्मोन। तो इंटेस्टाइनल फेज इस तरीके से वर्कआउट करता है, दैट इज द रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ सलाइवा। अब इन सब को अपन PPT के माध्यम से पढ़ें। क्या चीज है जो आज अपन ने पढ़ी है, सामने देख लें आप। फंक्शन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस, डाइजेशन ऑफ फूड, किस किस का डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इतना ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी ऑफ काइम। Pancreatic juice is also responsible for the neutralization of acidity of chyme. Is that clear? इसके बाद रिफ्लेक्स रेगुलेशन अपन पढ़ रहे हैं। टॉपिक है रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। इसमें पहला है रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ सलाइवा। इसके रेगुलेशन के लिए दो तरह के रिफ्लेक्स हैं जो सलाइवरी सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अनकंडीशनल इनबॉर्न रिफ्लेक्स, जन्मजात होगा, इसका मतलब है फूड माउथ के अंदर है, जो सीक्रेशन सलाइवरी सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा नर्वस सिस्टम के द्वारा। दूसरा है कंडीशनल रिफ्लेक्स, जिसको बाद में अपन सीखते हैं। इट इज नॉट एन इनबॉर्न रिफ्लेक्स, इट इज लर्न बाय एक्सपीरियंस। सलाइवरी सीक्रेशन अकर बाय सीइंग, देखकर, सुनकर और फूड के बारे में विचार कर। तो ये आपको समझा दिया। इसके बाद अपन ने लास्ट पढ़ा रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। पहला फेज सिफेलिक फेज पूरी तरीके से नर्वस कंट्रोल में होगा। दो तरह के रिफ्लेक्स, कंडीशनल रिफ्लेक्स, चूंकि यहां पर कुछ फॉन्ट अलग हो गए। कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब होगा, कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब होगा कंडीशनल रिफ्लेक्स को अपन बोलेंगे फूड इज नॉट इन माउथ बट द गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन अकर बाय सीइंग द फूड, फूड को देखकर, हियरिंग द फूड एंड थॉट अबाउट द फूड। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब है फूड माउथ में आ चुका है, उससे भी नर्वस कंट्रोल के द्वारा ऑटोमेटिकली सीक्रेशन होगा। तो ये पूरा का पूरा फेज जो है वो अंडर नर्वस कंट्रोल में होता है। आगे बढ़े, इसके बाद दूसरा फेज जिसका नाम है गैस्ट्रिक फेज। द मैक्सिमम गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन अकर, फूड इज इन स्टोमक, मैक्सिमम सीक्रेशन होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे के द्वारा, इंट्रिंसिक नर्व पाथवे के द्वारा और साथ में गैस्ट्रीन हार्मोन के द्वारा। तो यह पर्टिकुलर फेज अंडर नर्वस कंट्रोल है या हार्मोनल कंट्रोल है, तो आंसर है दोनों, नर्वस कंट्रोल भी और हार्मोनल कंट्रोल भी है। उसके बाद लास्ट तीसरा फेज इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज अंडर हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल में होता है इंटेस्टाइनल फेज। इट इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। अपन बात करें हार्मोनल कंट्रोल में, फूड इज इन इंटेस्टाइन। जैसे ही फूड इंटेस्टाइन में आएगा तो शुरुआत में तो मैंने बताया सीक्रेशन बढ़ेगा। सीक्रेशन बढ़ाने वाले सब्सटेंस का क्या नाम है, गैस्ट्रीन हार्मोन। गैस्ट्रीन ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट से भी सीक्रेट होता है, तो वो सीक्रेशन बढ़ाएगा। उसके बाद लेटर, बाद में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन आर इनहिबिटेड, इनहिबिट हो जाएगा। किसकी वजह से, कोलिसिस्टोकाइनिन और
सीक्रेटिन और जीआईपी। व्हाट इज द जीआईपी? गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी कि स्टोमक को इनहिबिट करने वाले सबस्टेंस। तो शुरुआत में सीक्रेशन बढ़ता है और बाद में सीक्रेशन कम हो जाता है। सीक्रेशन को कम करने वाले सबस्टेंस का नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन और जीआईपी बोले तो गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। एक और सबस्टेंस है जो यहां रोल प्ले करता है जिसका नाम है वीआईपी। वीआईपी बोले तो वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। जीआईपी और वीआईपी इनको नाम दिया जाता है। वीआईपी बोले तो वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से सीक्रेशन होता है। तो देखें यहां पर बनने वाले क्वेश्चन, सैलाइवा का सीक्रेशन किसके अंडर कंट्रोल में है? आंसर है नर्वस कंट्रोल। गैस्ट्रिक जूस का मैक्सिमम सीक्रेशन कौन से फेज में होगा? सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। आंसर है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन के रेगुलेशन में सिफेलिक फेज जो होता है, सिफेलिक फेज जो होता है वह किसके अंडर कंट्रोल में होता है? सिफेलिक फेज। आंसर है अंडर नर्वस कंट्रोल। गैस्ट्रिक फेज किसके अंडर कंट्रोल में है? नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल दोनों कंट्रोल के द्वारा यह रेगुलेट होता है। तीसरा इंटेस्टाइनल फेज, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन का इंटेस्टाइनल फेज किसके अंडर कंट्रोल में है? तो इट इज रेगुलेटेड ओनली बाय हार्मोनल कंट्रोल। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज, जिसके अंतर्गत मैंने आपको सलाइवा का रेगुलेशन और गैस्ट्रिक जूस का रेगुलेशन पढ़ा दिया। बचा है पेनक्रिएटिक जूस का रेगुलेशन कैसे होता है। क्योंकि टाइम हैज ओवर तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। 3 पोर्शन कंप्लीट होने के बाद, रेगुलेशन कंप्लीट होने के बाद अपन चौथे पोर्शन को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।